के डीह थाना क्षेत्र के बंधन मजरे 12 में 80 वर्षीय विंध्या पटेल की मौत ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। मृतक के बेटे केदार का आरोप है कि उनके पिता की मृत्यु उनके ही भाई के नाबालिग बेटों द्वारा की गई पिटाई के कारण हुई है, जिससे परिवार में विवाद और तनाव पैदा हो गया है। वहीं मृतक की पत्नी और बेटियों का कहना है कि विंध्या पटेल की मौत किसी भी तरह के हिंसक व्यवहार के कारण नहीं हुई, बल्कि उम्र और पुरानी बीमारी के चलते स्वाभाविक रूप से हुई है। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मौत के कारणों की सही पुष्टि कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस मृतक के परिजनों और आरोपित नाबालिगों से पूछताछ कर रही है और ये सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई के लिए पर्याप्त सबूत जुटाए जाएं। घटना ने पूरे इलाके में चिंता और सनसनी फैला दी है और स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाएगी ताकि सच सामने आ सके और न्याय प्रक्रिया पूरी तरह से पूरी हो सके। मुरादाबाद के थाना पाकबरा पुलिस ने अवैध तमंचे से फायर करने वाले 2 अभियुक्तों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। घटना उस वक्त हुई जब मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम और एसओजी टीम संयुक्त वाहन चेकिंग के दौरान मनोज पुत्र बादाम सिंह और मनजीत पुत्र रंजीत को पकड़ने के लिए थाना हुड्डा तिराहे पर रोकने का प्रयास कर रही थी। आरोपियों ने पुलिस टीम पर अवैध तमंचे से फायर किया, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर आत्मरक्षार्थ फायरिंग की और दोनों अभियुक्तों को दबोच लिया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक 315 बोर का अवैध तमंचा, एक खोखा कारतूस जो तमंचे की नाल में फंसा हुआ था, 4 जिंदा कारतूस, एक टीवीएस स्पोर्ट मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। उच्च अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। ये मुठभेड़ उस मामले से जुड़ी है जिसमें योगेश पुत्र ज्ञाजेंद्र जाटव निवासी ग्राम गुरेठा थाना पाकबरा जनपद मुरादाबाद की हत्या कब्रिस्तान जाने वाले रास्ते पर की गई थी। देखिए 17/18 की रात को थाना पाकवाड़ा क्षेत्र में एक मर्डर की घटना हुई थी। सुबह सूचना मिलने पर सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और इसमें परिवार की तरफ से एक कंप्लेंट के आधार पर 3 नामजद अभियुक्तों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया। जब इसमें विवेचना प्रारंभ की गई तो जो मृतक था, मृतक के मोबाइल से यूपी 112 पे एक कॉल करके जो नामजद 3 अभियुक्त हैं उनके मारने पीटने की इंफॉर्मेशन दी गई थी। इवेंट अटेंड होने के पश्चात जो परिवारजन हैं और हम लोगों को भी उन्हीं पर शक था। इस क्रम में जब यूपी 112 से सारी डिटेल ली गई तो ये तथ्य प्रकाश में आए कि जो एक्यूज्ड हैं और उनको फंसाने के उद्देश्य से किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा आवाज़ बदल कर कॉल की गई है और इसमें एक्यूज जो नामजद अभियुक्त हैं उनके अलावा दूसरे लोगों की भूमिका है। जब गहनता से इसका वीडियो फुटेज खंगाले गए, साथ के साथ में सीडीआर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जांचे गए और वहां का टावर डंप लिया गया और मैनुअल जानकारी प्राप्त की गई, तो ये तथ्य प्रकाश में आए कि वहां पर बेसिकली एक मंजीत और दूसरा लड़का मनोज और साथ के साथ में जो एक्यूज्ड हैं इनके परिवार की एक लड़की, इन लोगों के द्वारा एक सुयोजित तरीके से ये घटना की है। इसमें जो मनोज है, मनोज मेन कॉन्स्पिरेटर है जिसके द्वारा जो मृतक था उसकी ईंट से और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। मनोज और जो एक्यूज्ड नामजद अभियुक्त थे उनकी पुत्री के बीच में आपस में बातचीत थी और उनके द्वारा पूर्व में भी परिवार को ख़त्म करने के लिए नशे की गोलियां, नींद की गोलियां देकर भी प्रयास किया गया था, परंतु वो विफल रहे और इसमें इनके द्वारा साजिश की गई कि एक व्यक्ति की हत्या करके इस प्रकार से एक कॉल करेंगे और उसको फिर ये लोग नामजद हो जाएंगे और जब इनका परिवार नामजद हो जाएगा लड़की का तो वो जेल चले जाएंगे और इनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से एक अभियुक्त के द्वारा जिसका क्रिमिनल हिस्ट्री है उसके साथ एक लड़की के साथ मिलके उसके परिवार को फंसाने का
प्रयास किया गया। सर, इनका अपराधिक इतिहास क्या है? इसमें जो मुख्य अभियुक्त है मनोज, उसके खिलाफ आधा दर्जन मुकदमे हैं और इसमें लूट और अटेम्प्ट टू मर्डर के मुकदमे हैं और गैंगस्टर का भी मुकदमा है। इसके साथ पुलिस की कल मुठभेड़ हुई थी जिसमें इसको फायर आर्म इंजरीज रही हैं। इसके पास से इलीगल वेपन भी बरामद हुए हैं, खोखा और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। साथ के साथ में घटना में जितनी भी एविडेंसेस थी वो मोबाइल से लेके, साइकिल से लेके, स्कूटी से लेके और जो मृतक है, मृतक के खून से सने हुए कपड़े, वो भी सारे के सारे कपड़े बरामद किए गए हैं। तो बेटी ने ही अपने पिता को, भाई को फंसाने की कोशिश की कि इनके परिवार वाले इसके खिलाफ थे क्या? देखिए, उस पुत्री के द्वारा अपने परिवार को रास्ते से हटाने के उद्देश्य से अपने एक पुरुष मित्र के साथ मिलकर इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है और इन्होंने पूर्व में भी इस प्रकार की कोशिश की थी। ऑफ लेट इनके घर वालों को भी इस चीज़ का आइडिया लग गया था। स्वाति और मनोज का कितने समय से संबंध चल रहा है? देखिए, करीब 6-8 महीने से तो इस चीज़ की कंफर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल जानकारी के अनुसार प्राप्त हुई। तो इनके जो कॉल डिटेल्स हैं वो भी आपस में ट्रेस करेगा होंगे? हाँ, कॉल डिटेल्स भी ट्रेस किए गए हैं और इसमें समुचित साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। देखिए, टीम ने, आप अगर जो पूरे प्रकरण को देखेंगे तो किस प्रकार से एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या हुई और 3 निर्दोष लोगों को फंसाने का प्रयास किया गया, तो एक तरह से 4 जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने का एक प्लान था और उस प्लान को प्रोफेशनली और साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया गया। हमारी एसओजी की टीम के द्वारा, सर्विलांस की टीम के द्वारा और विशेष तौर पर एसपी सिटी साहब के द्वारा और सीओ हाईवे के द्वारा इसमें काफ़ी अथक परिश्रम किया गया। जो पूरी टीम है इस प्रकार से एक निष्पक्ष विवेचना, गहनता से और प्रोफेशनली साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और पूरे मामले के अनावरण के लिए प्रशंसा के पात्र हैं। पूरी टीम को 25,000 रुपये के इनाम की घोषणा की जाती है। मॉडर्न सप्रोनिक प्रेम प्रसंग के बीच आड़े परिवार भी आड़े था और इनको ये था कि ये कभी भी सुख चैन से उनके रहते ये अपना जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके से फर्जी कॉल करके लोगों के नाम बताए गए 3 लोगों के, उसके बाद से लेके मूल जो आरोपी हैं उन तक पहुंचने में कितना समय लगा होगा पुलिस को? देखिए, ये कल तक सारी की सारी 3 दिन के अंदर ही पुलिस के द्वारा सारी की सारी कार्रवाइयाँ कर ली गई थी। इसमें चाहे यूपी 112 से संबंधित कॉल है, कॉल का वेरिफिकेशन है, वहाँ से सीसीटीवी फुटेज है, सारे सीडीआर, आईपीडीआर और टावर डंप है और साथ के साथ में जो मैनुअल इंटेलिजेंस है, इन सारी चीज़ों के साथ में पुलिस के द्वारा हर साक्ष्य को एक दूसरे के साथ जोड़ा गया। जो निर्दोष लोग थे उन निर्दोष लोगों के संबंध में भी साक्ष्य संकलित किए गए और जो दोषी थे उनके विरुद्ध भी पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित 3 दिन के अंदर ही किए गए। देखिए, इनके द्वारा जैसे क्राइम पेट्रोल और दूसरे इस प्रकार के सीरियल्स रहते हैं और जिस प्रकार की डिटेक्टिव डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं, उन सब से इन लोगों ने इस घटना को कारित कर। रायबरेली जिले के ऊंचाहार रेलवे स्टेशन परिसर में मंगलवार को एक बड़ा हादसा हो गया, जब ट्रेन से उतरते समय उन्नाव जनपद के सुहानी खेड़ा अश्विन का रहने वाला एक युवक हादसे का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि युवक ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक संतुलन बिगड़ने से वो ट्रेन की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर मौजूद स्थानीय लोग और आरपीएफ जवान तुरंत हरकत में आए और घायल युवक को प्राथमिक इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ऊंचाहार पहुंचाया गया है। हालांकि उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिसके चलते चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए उसे रायबरेली जिला अस्पताल रेफर कर दिया। युवक की पहचान उन्नाव जनपद के सुहानी खेड़ा आश्रय निवासी के रूप में हुई है। इस घटना से रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोग हादसे के बाद घायल युवक की मदद में जुट गए।
मामला उचाहर कोतवाली क्षेत्र के रेलवे स्टेशन परिसर का बताया जा रहा है। हमारे पास एक लोग सीएससी उचाहर से रिफर होकर आया है। बताया जा रहा है कि ट्रेन से गिरने से उनको कुछ चोटें आई हैं। प्राथमिक उपचार करके उनको भर्ती कर लिया गया है। आगे इलाज चल रहा है उनका। हालत अभी स्थिर है। रायबरेली जिले के जगतपुर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक बेकाबू कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। भीषण टक्कर में बाइक पर सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जगतपुर ले जाया गया है। हालांकि उनकी हालत नाजुक बनी हुई है और चिकित्सकों ने सभी को रायबरेली जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। अचानक हुए इस हादसे से मौके पर अफरा तफरी मच गई और आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची, स्थिति का जायजा लिया और कार को कब्जे में ले लिया है। अयोध्या से बड़ी खबर सामने आ रही है। जनपद प्रभारी एवं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने जीएसटी 2 सुधारों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कर प्रणाली को सरल और जनहितकारी बनाया है। केंद्र और राज्य वेट, एक्साइज व सर्विस टैक्स को खत्म कर ही टैक्स लागू किया गया है। आम नागरिकों को राहत देते हुए 12 लाख रुपए तक की आय पर इनकम टैक्स समाप्त कर दिया गया है। पुराने 28 और 12% टैक्स स्लैब हटाकर अब अधिकतर वस्तुओं पर सिर्फ 5% टैक्स लगेगा। 2500 रुपए तक के रेडीमेड कपड़ों और जूता चप्पल सहित खाद्य सामग्री व दैनिक जरूरत का सामान सस्ता हो गया है। रेस्टोरेंट और होटलों पर टैक्स 42 से 45% से घटाकर सिर्फ 18% कर दिया गया है। वहीं दवाओं, ऑक्सीजन और मेडिकल उपकरणों पर टैक्स घटाकर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती दी गई है। किसानों के लिए भी बड़ी राहत है, क्योंकि ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों पर छूट का सीधा लाभ उन्हें मिलेगा। जालौन से खबर आ रही है। गन्ना विकास मंत्री संजय सिंह गंगवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जीएसटी दरों में कमी कर सरकार ने नवरात्र और दीपावली पर आम जनता को राहत की सौगात दी है। इसे त्योहारों का तोहफा बताया। उन्होंने कहा कि पहली बार किसी सरकार ने बढ़े हुए करों को घटाया है और साथ ही लोगों से अपील की कि इस दिवाली विदेशी सामान न खरीदे, स्वदेशी उत्पाद बनाएं। वहीं आजम खान की रिहाई पर निशाना साधते हुए मंत्री ने कहा कि एक अपराधी की रिहाई पर विपक्ष जश्न मना रहा है। यही देश का विनम्र समाजवादी सोच का उदाहरण है। खुद ने करके हल्का तो कुछ ठग दिया है। आप ही ने जीएसटी लागू करा था, पर आप ही ने तो खत्म करा। इसके लिए क्या? देखिए, विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं है। कल आपने विपक्षियों का बयान सुना होगा। कल एक अपराधी जेल से जमानत पर रिहा हुआ और रिहा होने का एक दल के नेता ने खुशी मनाने का ये कहा कि आज हमारे लिए ये खुशी का दिन है। उनके लिए अपराधी जब जेल से रिहा होते हैं तब खुशी होती है, लेकिन देशवासियों के चेहरे कमल की तरह खिले हैं जब से जीएसटी का रिफॉर्म आया है। और हम लोगों को, हम राष्ट्र के नाम पे के लिए काम करते हैं। ये देश 140 करोड़ देशवासियों का देश है। जब से जीएसटी का रिफॉर्म हुआ तब से 140 करोड़ देशवासियों में खुशी का माहौल है, न कि किसी अपराधी के जेल से रिहा होने पर खुशी का माहौल होना चाहिए। सरकार खुद जीएसटी लगा रही है और रिफॉर्म कर रही है, इस पर क्या कहेंगे कि पहले तो खुद ही जीएसटी लगाई है 17 में 1 जुलाई से, और आज फिर रिफॉर्म किया गया है। समय समय पर जीएसटी की बैठकें, काउंसिल की बैठकें हुई और उन काउंसिलों की बैठकों में सारे जनता के सुझाव भी लिए गए। ये जनता की सरकार है। पहले लोग राजा चुनते थे। कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दल मिलकर के जो प्रधानमंत्री होता था उसको राजा लोग, वो अपने आप को राजा समझता था। मुरादाबाद से सनसनीखेज मामला सामने आया है। थाना नागफनी क्षेत्र में ठाकुर द्वारा की रहने वाली एक विवाहिता युवती की संदिग्ध हालत में मौत ने पूरे इलाके को हिला दिया है। 4 साल पहले हुई शादी के बाद से ही पति पर लगातार मारपीट और दहेज में कार न मिलने पर उत्पीड़न के आरोप लगते रहे। वहीं परिजनों का आरोप है कि युवती को जहर देकर मौत के घाट उतारा गया। जिलाधिकारी अनुज कुमार के आदेश पर कब्रिस्तान से शव निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने पति समेत 10 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह का कहना है कि 25 अगस्त को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद परिवारों की सहमति से अंतिम संस्कार किया गया था, लेकिन परिजनों की तहरीर के बाद अब गहन जांच शुरू की गई है। पूरा शहर दहेज प्रथा से जुड़ी इस दर्दनाक घटना से स्तब्ध है और परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद कासिम है। मोहम्मद कासिम जी, ये अजीम जो हैं
ये कौन है आपके? मेरा साथ तेरा भाई है। क्या मामला है? आज इनकी मौत हुई है तो क्या पूरा मामला है? कल शाम के 7 बजे से ये मैं उसका घर से चला गया था घूमने के लिए। माँ से कहा घूमने जा रहा हूँ मैं जी। और माँ के बाद घूमने के बाद में ये जो चला गया और सबने खाना वाना खाया, इसने खाना नहीं खाया। उसके बाद जो था माँ ने कहा बेटे कहाँ जा रहा है? बोले मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए, अभी आ रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद जो है फिर ये बच्चे जो है 9 बजे तक अपने घर पे आए थे जी। जब 9:30 बज गए तो माँ ने फ़ोन लगाया तो फिर इसने फ़ोन नहीं उठाया। इसके यार दोस्तों से कहा यार दोस्तों ने कहा वो जो है वही मैं बहुत परेशान हूँ यार दोस्तों से। ठीक है। यार दोस्तों जो है इसके जो एक घर पे भी आए इसके, उन्होंने बातचीत करी जाके बोले ऐसे तो लाओ घर आओ, मैं बहुत परेशान हूँ। अब मैं सुबह 10 बजे मैंने एप्लीकेशन दी और मैं जो थाने पहुँचा तो उन्होंने कहा वो ठीक है। उन्होंने गुमशुदगी मेरी रिपोर्ट दर्ज कर ली। उसके बाद जो है मैं आया तो वो जो है मैं उधर के अड्डे फ़ोटो लेने के लिए आया था। पासपोर्ट साइज फ़ोटो होते हैं, वो फ़ोटो लेने आता है अड्डे पर। तो मेरे घर से फ़ोन गया, बोले वही अजीम जो है वहाँ पड़ा हुआ है बाग में, बछवा बाग में जी, घर के पास में ही। तो क्या कुछ जो लग रहा है कैसे मौत हुई है? कुछ आसपास उसके कोई चीज़ पड़ी है ऐसी हो? हाँ, उसके पास एक अभी सामने पड़ा हुआ है, उसके बराबर में पड़ा हुआ है एक तमंचा है, देसी कट्टा है, तमंचा है और फ़ोन भी उसके पास ही है। और लगातार हम पूरे फैमिली फ़ोन कर रहे हैं मगर वो उठाने तैयार नहीं था। पूरी फैमिली फ़ोन कर रही है। और अब जो 10 साढ़े 10 बजे पता चला तो बाग में, बछवा बाग में पड़ा हुआ है अजीम। तब पता चला कि यहाँ पे जब भाग के आए तो देखा तो उसकी तो कंडीशन ख़राब थी।